हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की क्लास में हम रिवाइज करते हैं सीए इंटर एसएम एक्सप्रेस रिवीजन में चैप्टर नंबर 5। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, आई नो स्टूडेंट्स। मैं आपका रिवीजन बहुत अच्छे से करवाऊंगा। जैसे हमने बाकी 4 चैप्टर्स एक्सप्रेस रिवीजन में बहुत अच्छे से कवर किए, बहुत लिमिटेड टाइम में सारी रिवीजन मैंने आपको करवाई है, उसी तरह से मैं कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 5 को भी करवाने की। बट लेंथी बहुत है चैप्टर, तो आपके लिए इस अटेम्प्ट में जो जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैं उन्हीं पे फोकस रखूंगा ताकि आपके लिए ये रिवीजन फ्रूटफुल हो सके। अगर आपको एसएम एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस पसंद आ रहा है, डेफिनेटली आप इन पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम इस तरह से चलता है, तो मुझे आपसे करवाना पड़ रहा है, वरना ऐसे इसमें मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलो, अगर आपको मजा आ रहा है, अकेले के लिए मजा नहीं लेना, अपने दोस्तों को भी भेजो, उनका भी कुछ फायदा करवाओ, सब मिलके आप इकट्ठे सीए बनोगे। चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एसएम एक्सप्रेस चार्ट्स खोले हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 का चार्ट है, इसको हमने मेजरली डिवाइड किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। अच्छा, तो प्रोसेस की 5 स्टेजेस हैं। एमसीक्यू में आया या डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात होती है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखते हो। वो हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर किया था। इसके बाद फिर यहाँ पे एनालिसिस होता है। इसको हम एनालिसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस, एक ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के बारे में। तो उसमें कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपके चैप्टर 5 में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो उसमें सिंपल एंड फंक्शनल, डिविजनल, एम फॉर्म, एसबीयू, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आर ग्लास, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में हैं। तो अगर इस पर थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं, अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट एक एसबीयू इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क और आर ग्लास। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इन्हीं को मैं अच्छे से कवर करवाऊंगा। फिर यहाँ पे मैकेंजी का एक 7S मॉडल है जो आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। हार्ड एस, सॉफ्ट एस, 7 एलिमेंट्स हैं, 3 हार्ड 4 सॉफ्ट, ऐसे करके कुछ है एलिमेंट, उनको हम एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे, हार्ड एस और सॉफ्ट एस को। अच्छा, फिर यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करेंगे कि लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। फिर 2 तरह की लीडरशिप स्टाइल, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में देखेंगे, कल्चर सही है गलत है, उसको कैसे ठीक कर सकते हो। फिर इसके बाद फॉर्मुलेशन के कुछ एक प्रोसेस हैं, 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज, इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, इस दोनों का डिफरेंस है आपके सिलेबस में, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। फिर आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। फॉर्मुलेशन आपने कर लिया स्ट्रेटेजी का, अब बारी है जो आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी उसको इम्प्लीमेंट करने की, एक्चुअल में उसको लेके आने की। तब आप यहाँ पे मेजरली 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एक तो लिंकेजेस हम इन दोनों का रिलेशन आपस में पढ़ेंगे, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चेंज की, कि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना है, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपको कुछ एक चेंजेस लाने हैं, तो क्या स्टेप्स होते हैं चेंज के, और यहाँ पे कर्ट लेविन साहब का मॉडल है वो देखेंगे। फिर इसके बाद ये नया एडिशन हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इस अटेम्प्ट के लिए। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, 5 नंबर यहाँ से आने वाले हैं, लिखवा के ले लो दोस्तों। तो May 24 के लिए 5 नंबर आपके यहाँ से कवर होंगे, ये टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से आ सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो मेजरली ये 2 एरियाज सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है जो आएंगे। थर्ड एक टॉपिक है मैकेंजी वाला, ये वाला मॉडल, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो पहला ये, दूसरा आपका ये वाला एरिया, तीसरा आपका ये एरिया, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बट डेफिनेटली बाकी एरियाज भी आईसीए चाहे तो टेस्ट कर सकती है, एमसीक्यू में कर ले, 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में फिर हम कंट्रोल की बात करेंगे कि जब आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, स्ट्रेटजी इंटेंट बना लिया, एनालिसिस कर लिया, फॉर्मुलेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, तो बारी है फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करने की, कि आप यहाँ पे देखो कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ हम मेजर्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ आपकी होंगी। क्लियर है दोस्तों? हाई लेवल पे समझ आया चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चाहिए तो इसका एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम डीप डाइव करते हैं।
आ जाओ अब कैप्सूल के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 का मैंने कैप्सूल खोल लिया। तो देखना एसएम प्रोसेस वही है, 5 स्टेजेस जो हमने पढ़ी। पहले विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक इंटेंट बना लो, फिर एनालिसिस करो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का, फिर फॉर्मुलेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में आपके पास इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। चलो अब आ जाओ इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। अच्छा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप स्कैन कर लो, पेस्टल वगैरह की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में इंटरनल की जब आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेस देखनी है, याद आया स्वॉट, तो यहाँ पे स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल, तो वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का पार्ट आएगा। जब आप इंटरनल चीज़ों को स्कैन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब आओ एक नया टॉपिक जो आपके सिलेबस में अभी आया है, मैकेंजी का 7S मॉडल। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखना। इसके लिए मैं आपको बोर्ड नोट से करवाता हूँ, ये अच्छा करवाया था दोस्तों। बोर्ड नोट्स वो हैं जो मैंने अपने फास्ट ट्रैक बैच में यूज़ किए हैं। डेफिनेटली अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो फास्ट ट्रैक बैच मेरा। बीच में मशहूरी कर रहे हो सर आप, ठीक है ना, मैं तब तक ढूंढ भी तो रहा हूँ आपके लिए वो मैकेंजी वाला मॉडल। चलो ये हमें मिल गया मैकेंजी का 7S मॉडल। देखना नया सिलेबस में एडिशन है, अच्छे से करके जाना। हार्ड एलिमेंट्स, 3 तरह के हार्ड एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हार्ड एलिमेंट्स कौन से हैं अभी बताऊंगा, रुको, बट एक बार समझो। 3 हार्ड एलिमेंट्स हैं, 4 आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। तो जो हार्ड एलिमेंट्स हैं वो आपकी मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट के कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहते हैं। और जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं वो कल्चर में हैं, जैसे कि जो एम्बेडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके कल्चर से निकलती है, वो आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स। 4 सॉफ्ट 3 हार्ड। अच्छा, तो मॉडल आपका कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। सेंटर में आपकी बैठी हैं शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज क्या होती हैं? वही वैल्यूज दोस्तों जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी कि आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी एक्सपर्टीज, इनोवेशन, एजिलिटी, तो जो सब कुछ कल्चरल वैल्यूज की यहाँ पे बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपकी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी जो सेंटर में बैठी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं हार्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फिर यहाँ पे हैं सॉफ्ट एलिमेंट्स। ये भी कहीं ना कहीं आपका सॉफ्ट एलिमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, तो हार्ड एलिमेंट्स दोस्तों, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी, वही कि आपका कॉमन ब्लूप्रिंट क्या होगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या होगा, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। मैनेजमेंट बनाती है स्ट्रेटजी आपकी। स्ट्रक्चर दोस्तों, ये वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको आपने पढ़ा था, SBU स्ट्रक्चर, नेटवर्क, आवर ग्लास, सिंपल, डिविजनल, जो भी फालतू के स्ट्रक्चर सारे आपको पढ़ाए गए हैं, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फिर यहाँ पे सिस्टम्स की बात की गई है कि कैसे आपका काम एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्या वर्क प्रोसेसेस हैं, कैसे आपस में लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हार्ड एलिमेंट्स, 3 तरह के, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट एलिमेंट्स में एक तो यहाँ पे शेयर्ड वैल्यूज कवर्ड है, फिर आपके पास स्टाइल आ जाता है, हमारा स्टाइल नहीं, मैनेजमेंट का लीडरशिप स्टाइल, जिसमें ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल की बात की गई है। फिर यहाँ पे स्टाफ का आ जाता है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, क्या उनकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, क्या लोग हैं, कितने लोग हैं आपके पास, कैसे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे आ गए। और इन्हीं स्टाफ के स्किल्स कि उनके पास क्या स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, वो आप यहाँ पे देखते हो। तो ये मॉडल बेसिकली इन्होंने इसलिए बनाया ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को देख सको कि आपका डिज़ाइन कैसा है, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड, इज़ इट इफेक्टिव और इज़ इट इनइफेक्टिव। तो उसके लिए यहाँ पे मैकेंजी ने, एक कंपनी है, उन्होंने ये मॉडल बनाया, 3 हार्ड एलिमेंट्स, 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स। चलो अब एक बार आपको कैप्सूल से रीड करवा देता हूँ, आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार आपको कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के लिए बना हार्ड एलिमेंट्स, जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, डायरेक्शन और ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए ताकि आप कोर कॉम्पिटेंसी बना पाओ टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की गई है कि कितने आपके रिसोर्सेज हैं, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट में सिस्टम्स, कि क्या डेली टास्क हैं, ऑपरेशंस हैं, कैसे टीम्स आपस में एग्जीक्यूट करती हैं गोल्स को, तो वो आपके सिस्टम्स हैं। तो ये 3 चीज़ें दोस्तों जो मैनेजमेंट बनाती है, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और सिस्टम्स, ठीक है। फिर आ जाओ सॉफ्ट एलिमेंट्स पे, जो कहीं ना कहीं आपके कल्चर में एम्बेडेड है। सबसे पहले आपके शेयर्ड वैल्यूज़, वही कोर वैल्यूज़ कल्चर की, एथिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। फिर आपका स्टाइल आ जाता है, जिसमें हम लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं, इससे पीपल की मोटिवेशन और गोल्स इन्फ्लुएंस होते हैं। जो आपका स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉयज़, उनकी डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस, फीडबैक,
बेसिकली टैलेंट पूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में उनके स्किल्स की बात हो जाती है कि उनके कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, उनका स्किल सेट क्या है उन्हीं एम्प्लॉयज़ का। तो ये आपके पास 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, 3 हार्ड एलिमेंट्स हैं। हो सकता है इसमें क्वेश्चन शायद ना आए, बट अगर आया तो आप ऐसे करके ये पहले एलिमेंट्स के नाम लिखोगे, नया एडिशन है, डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस तो हैं। इनके नाम लिखोगे, इनकी एक एक 2 लाइनें आप बना लोगे, और अगर केस स्टडी बेस्ड आया तो उसमें से आपको जो जो रेलेवेंट लग रहा है इन दिस, वो आप स्मार्ट वर्क करके एक एक 2 लाइनें क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। आपने ऑलरेडी मतलब समझा कि कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे बनाते हैं, हायरार्की कैसे है, काम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कौन किसकी अथॉरिटी लेता है, कौन किसके नीचे काम करता है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ समझना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले आया कि स्ट्रेटजी पहले आई। मतलब कि हमने जब कंपनी का सोचा तो पहले स्ट्रेटजी बनती है या फिर पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है? देखना, मतलब इसका है फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि आपकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन्फ्लुएंस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसा है। छोटा साइज़ है तो सिंपल और फंक्शनल चलता है, जैसे जैसे बड़े होते गए फिर आप डिविजनल में गए, एम फॉर्म में गए, फिर एसबीयू में गए, ऐसे करके जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करते रहे। एज के हिसाब से या फिर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, अगर तो आपकी नई कंपनी है, ठीक है, तो पहले आप स्ट्रेटजी बनाते हो कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लोगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट। अच्छा, बट अगर मान के चलो पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपने पहले बनाया होगा वो चल रहा है। अच्छा, अब मान के चलो अगर स्ट्रेटजी सेम रही तो फिर तो आपका काम बहुत बढ़िया है, इसी से चल जाएगा। बट अगर स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो गई, आपने कुछ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाई जिस वजह से ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हो सकता है चेंज करना पड़े ताकि आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिट कर पाओ। क्लियर है? एग्जाम्पल, पहले आप फंक्शनल में आ रहे थे, अब स्ट्रेटजी चेंज करने की वजह से हो सकता है आपको एसबीयू में आना पड़े, ठीक है। जनरली क्या रहता है कि स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटजी, पहले स्ट्रेटजी बनती है फिर आपका स्ट्रक्चर बनता है। बट वो ये भी बोलता है कि जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो बिल्कुल एकदम अलग स्ट्रेटजी मत बना देना कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो पाए। उस हिसाब से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट होगी जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना स्ट्रेटजी बनाते वक्त ध्यान देना है कि अगर कुछ ऐसा पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो नहीं चेंज किया जा सकता तो फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन भी आप वैसे ही करोगे। क्लियर है? चलो, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया गया है कि पहले आप नई स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर उस हिसाब से जब प्रॉब्लम्स अराइज हुई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है, उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने नया लिया जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो फिर ये सर्कल दोबारा चलता है, फिर आपने नया स्ट्रेटजी बनाई, फिर नई प्रॉब्लम्स आई, तो ऐसे करके आपको एक सर्कल सिलेबस में दे रखा है। इतना इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं है। चलो, अब बाकी सारे स्ट्रक्चर दोस्तों आप पढ़ लेना, आई एम कटिंग एंड सेविंग द टाइम, ठीक है। सिंपल है, फंक्शनल है, डिविजनल है। मैं सीधा आता हूँ एसबीयू स्ट्रक्चर पे। जो एसबीयू स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, पहले वो दिखता कैसे है। ये हमने फास्ट ट्रैक बैच में मैंने अपने दोस्तों को बनवाया था, स्टूडेंट्स को बनवाया था बेसिकली। तो एसबीयू स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पे सीईओ एमडी बैठे हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ बैठे हैं, तो ये लेवल 1 है। अच्छा, मान के चलो रिलायंस, उसके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, तो वो क्या करता है अपने सारे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एसबीयूज में डिवाइड कर देता है। अच्छा, अब एसबीयू को डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है कि मान के चलो ये सब के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अलग अलग हैं, इसका कॉम्पिटिटर अलग अलग है, इसका कॉम्पिटिटर अलग है, और सबको डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देने की ज़रूरत है। मतलब अगर इसकी स्ट्रेटजी से अलग है तो दोनों अलग अलग एसबीयूज में जाएंगे और इनका कॉम्पिटिटर सेट अलग होना चाहिए। तो बेसिकली 2 कंडीशंस हैं, एक तो कॉम्पिटिटर सेट, दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ट्रीटमेंट। अच्छा, अब हो सकता है कि जब ये एसबीयूज बने इनके नीचे डिविजन्स बन जाएं, तो डिवीजन हो सकता है आपके ज्योग्राफी के बेसिस पे बने, प्रोडक्ट के बेसिस पे बने, बिजनेस के बेसिस पे बने, डिफरेंट बेसिस पे आप यहाँ पे अपने डिविजन्स बना सकते हो, कस्टमर बेसिस पे भी बना सकते हो। तो 4 बेसिस हैं दोस्तों आपके सिलेबस में। लो जी, वो भी करवा देता हूँ एक बार आपको।
तो ये 4 तरह से आप डिविजन्स बना सकते हो। ज्योग्राफिकल मार्केट, जैसे इंडिया का अलग कर दिया, यूएस का अलग कर दिया। कस्टमर के बेसिस पे, अगर आपके बहुत लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स हैं तो कस्टमर के बेसिस पे डिवीजन बना सकते हो। प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पे, कि अगर मान के चलो हम 2 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो हर एक के लिए अलग अलग डिवीजन बना दिया, या आप प्रोसेसेस के बेसिस पे भी बना सकते हो। तो ये 4 बेसिस हैं, ठीक है। हो सकता है फिर आपके ये एसबीयू के अंदर नीचे डिवीजन्स हों, D1, D2, D3, और हर डिवीजन के नीचे फिर हर डिवीजन में अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होंगे। हर फंक्शन, जैसे कि आपका सेल्स हो गया, R&D हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, HR हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शन हर डिवीजन में अलग से होगा, D1 का अलग से होगा, फिर D2 के अंदर अलग से ये बनेंगे फंक्शंस, फिर ये तीनों कंबाइन होके एक एसबीयू में जाते हैं। फिर ये एसबीयू कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इसको टॉप लेवल को सपोर्ट करता है। तो ये है दोस्तों आपका एसबीयू स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिकली हमने समझा। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना, एसबीयू क्या है? एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ट्रीटेड सेपरेटली फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्पसेस, जिसका एक प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स रेडिली आइडेंटिफाइबल है। तो मैंने वही बताया, 2 मेन कंडीशंस, कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई होने चाहिए, दूसरा आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट अलग अलग देने की जरूरत है। क्लियर है? चलो, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक सिंगल बिजनेस या फिर एक कलेक्शन ऑफ बिजनेस एक एसबीयू के अंदर आ सकता है। हो सकता है एक एसबीयू में एक ही बिजनेस है, हो सकता है मल्टीपल बिजनेसेस हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट कैसी है। इसकी अपने कॉम्पिटिटर्स, अपनी स्ट्रेटेजी हमने ऑलरेडी देखा। फिर हर एसबीयू का एक मैनेजर होता है जो उस सारे एसबीयू को ओन करता है, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एसबीयू के लिए। क्लियर है? चलो, इसके प्रोज वगैरह देख लेना, इतने सही हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या है? कि जब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई, जब आपको एक तो फिक्स टीम बनानी है वर्टिकल वाली, और अभी आपको कुछ एक हॉरिजॉन्टल टीम्स भी बनानी है, जब आपको 2 टायर्स चाहिए। एग्जाम्पल, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये आपका परमानेंट है, इसको होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, कि जब कॉर्पोरेट लेवल के नीचे बिजनेस लेवल, फिर फंक्शनल लेवल, फिर यहाँ पे आप नीचे काम कर रहे हो, तो ये तो है आपका होम डिपार्टमेंट परमानेंट। अच्छा, अब आपको उठा के कभी कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाता है, उस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो एक यहाँ पे प्रोडक्ट का लीड होता है या प्रोजेक्ट का लीड होता है। अच्छा, तो आपको मतलब एक तो इसको रिपोर्ट करना पड़ता है और एक इसको भी रिपोर्ट करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके इस हायरार्की से। तो आपकी डबल रिपोर्टिंग आ जाती है, डबल अथॉरिटी आ जाती है। अच्छा, तो ये तो हुआ स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें ये सब टेम्परेरी है, ये वाली चीज़ टेम्परेरी है। आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डाला, जब ये काम हो गया आप वापस यहाँ पे आ जाते हो, फिर आपको हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट पे डाल दें, तो ऐसे करके ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर चलता है। बट यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, एक बार देखना। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 3 डिस्टिंक्ट फेजेस क्या हैं। सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, जब आपका होम डिपार्टमेंट जो है वो परमानेंट है और जिसमें आपको डाला गया वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस क्रिएट हो चुकी हैं। अच्छा, फिर एक आता है प्रोडक्ट या फिर ब्रांड मैनेजमेंट, कि जब आपने वो वाला क्रिएट किया था टेम्परेरी वाला, वो सेमी परमानेंट हो चुका है, थोड़ी सी स्टेबलनेस आई है, बट अभी जो मेन होम डिपार्टमेंट है वही ज़्यादा परमानेंट है। इफ़ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस बिकम मोर परमानेंट, तो बेसिकली ये मिडिल वाली स्टेज है। अच्छा, मैच्योर कब हो गए? जब आपका बिल्कुल ही दोनों परमानेंट हो गया, होम वाला तो था ही, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला है ये भी कहीं ना कहीं परमानेंट बन गया। अब आप फिक्स्ड उसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, उसी टीम में काम करते हो, तो आपका एक मैच्योर मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ट्रू डुअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है दोस्तों? एक बार इसको देख लेना। फिर आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या है कि जब आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, सब काम हमने आउटसोर्स कर रखे हैं, मतलब हम एक सिर्फ शेल कंपनी है, हमारे अंदर कुछ नहीं होता, इसको एक नॉन ऑर्गेनाइजेशनल भी बोल देते हैं, नॉन स्ट्रक्चर या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं करते, जो भी काम है सब आउटसोर्स करवा देते हैं। एग्जाम्पल एप्पल क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग किसी को दे दिया, ये किसी को दे दिया, पैकिंग किसी को दे दी, तो सब बाहर वाली कंपनीज कर रही हैं, वो खुद सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा डिजाइनिंग पे फोकस करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम। आर ग्लास स्ट्रक्चर दोस्तों, कि जब आपकी मिडिल मैनेजमेंट काफ़ी श्रिंक हो जाती है, ये काफ़ी लेंथी है, ये काफ़ी लेंथी है, यहाँ पे आईटी बैठी है, आईटी की वजह से जो मिडिल मैनेजमेंट है काफ़ी श्रिंक हो गई,
अब जो ज़्यादा काम है वो बॉटम लेवल पे हो रहा है और टॉप लेवल भी है, बट मिडिल लेवल आपका बहुत ही छोटा है। क्लियर है? चलो आप एक बार देख लेना, इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने क्विकली खत्म किया। मैं आपको मेजर टॉपिक्स करवाता हूँ। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या है दोस्तों, कि किस तरह से आप अपनी कंपनी का लीडरशिप कर रहे हो, क्या फर्म का डायरेक्शन आप रख रहे हो। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ सीईओ की या फिर स्ट्रेटेजिक लीडर की। तो अगर क्वेश्चन आया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ तो आप ये पॉइंट लिख के आओगे। अच्छा, बट हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, याद करो दोस्तों, हमने वहाँ पे भी देखा था कि जो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल होता है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर वैसे क्वेश्चन आए कि आप किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हो, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताओ, तो फिर आप वो वाले पॉइंट्स लिख के आओगे जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। बट अगर जेनरिक क्वेश्चन आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ बताओ, तो फिर आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आओगे। अच्छा, जिसमें है मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, डेफिनेटली उनका ये काम है। पॉलिसीज एंड एक्शंस प्लान बनाना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना। मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, कि एचआर को मैनेज करके चलना, अगर कुछ चेंज है तो वो करना। कल्चर और हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो एक बार इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, ये वाला आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईसीए का पहले फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, बट आपके सिलेबस में अब नई चीज़ें आ गई हैं चैप्टर नंबर 5 में, तो आईसीए कोशिश करेगा कि उनमें से आपको पूछे। तो मैं अभी आपको उसी की तैयारी अच्छे से करवाऊंगा, इसको एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक रोल्स ऑफ सीईओ, हेड ऑफ एसबीयू या मैनेजर्स इन पुशिंग फॉर, ये मेन कीवर्ड है, गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन आईसीए का पहले किसी ज़माने में बहुत फेवरेट रहा करता था कि अगर क्वेश्चन आए गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में क्या रोल्स हैं, तो फिर आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आओगे कि स्टेइंग ऑन टॉप, रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस, पुशिंग करेक्टिव एक्शंस, प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरिट टीक ऑप्स और एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप्स। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता हूँ, एक बार आप पढ़ लेना। बट मैंने आपको बताया कि इसमें से क्वेश्चन अगर ये आया तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिख के आने होते हैं। चलो, फिर ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, ये आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। ट्रांजैक्शनल कि जब आपकी स्टेबिलिटी सी चल रही है, आप जो कर रहे हो आप सोच रहे हो कि वही करते रहेंगे, अथॉरिटी आप अपनी यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइनिंग सिस्टम्स, कंट्रोलिंग, तो कहीं ना कहीं फॉर्मलाइज्ड अप्रोच है, तो वो ट्रांजैक्शनल। और जब आप करिश्मा लेके आ रहे हो, स्पार्क लेके आ रहे हो, चेंजेस ब्रिंग कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, नया कल्चर लेके आ रहे हो, जब आप बेसिकली चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशनल। यहाँ पे जब आपको मेजर चेंजेस चाहिए, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, या फिर आपको ग्रोथ स्ट्रेटजीज लगानी है, तब ट्रांसफॉर्मेशनल आप यूज़ करते हो। क्लियर है दोस्तों? एक बार आप इसको पढ़ लेना, ये भी आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट एरियाज हुआ करता था। फिर आ जाओ कल्चर पे। कल्चर आपको पता है क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, एम्बेडेड पैटर्न्स क्या हैं। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि करंट कल्चर आउट ऑफ सिंक, चेंजिंग प्रॉब्लम कल्चर, क्या स्टेप्स हैं। तो एक बार आप इसको देख सकते हो, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी पे। 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, इसको एक बार आप रीड कर लेना, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर ये आपके सिलेबस में नया एडिशन हुआ है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, इनका डिफरेंस, तो ये आप देख सकते हो कि क्या है, कैसे है। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसमें इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाओ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो जब एस्पेक्ट्स आए आपको ये वाले पॉइंट्स लिख के आने हैं, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को मेन पढ़ाना है वो नई चीज़ें पढ़ानी है जो आपके सिलेबस में जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसको आप एक बार देख सकते हो, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। अच्छा, अब आ जाओ इस टॉपिक पे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। इसका जो डिफरेंस है आप इसको देख सकते हो, इसमें से जो पॉइंट्स हैं ये कवर कर लेना, 4-4, 5-5 पॉइंट्स दोनों साइड के कर लेना। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो वो भी आप हैंडल कर लोगे। चलो, एक बार अब आपको लिंकेजेस बता देता हूँ। लिंकेजेस क्या होता है कि यहाँ पे मान के चलो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, पहले आपने फॉर्मुलेशन किया स्ट्रेटजी का, ठीक है। जनरली फॉर्मुलेशन की वजह से इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि फॉर्मुलेशन पहले होता है बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड लिंकेज। अच्छा, बट अगर
जब आपने इम्प्लीमेंटेशन किया तब आपको कुछ एक पता चला कि ये तो हम कर नहीं पा रहे, कुछ एक नई कंडीशंस आई, उसकी वजह से आपको फॉर्मुलेशन दोबारा करना पड़ा, स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ा या नई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यानी कि हम फिर इसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, कि जब इम्प्लीमेंटेशन की वजह से फॉर्मुलेशन इम्पैक्ट हुई तो वो आ गया बैकवर्ड लिंकेज। क्लियर है दोस्तों? अगर एमसीक्यू में आया तो कर लेना। इसमें से वैसे आपके नए एमटीपी में भी क्वेश्चन आया, तो इसको एक बार आप पढ़ के जाओगे टॉपिक को, इसके कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट्स क्वेश्चन था कि इश्यूज बता दो, क्या इश्यूज हैं स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगर ये टॉपिक आया इश्यूज का तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि स्ट्रेटजीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट नीड टू एक्शन, कि सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई उसी से थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन तो आपको करना पड़ता है। फिर उसके लिए आपको पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम से प्रोजेक्ट्स बनेंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो ऐसे करके आपके 4 ये इश्यूज हैं सिलेबस में। अगर क्वेश्चन आया इश्यूज का तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख के आओगे। क्लियर है? चलो फिर आ जाओ, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक चेंज का, कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना है तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो कि रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, कि आपको चेंज कहाँ करना है, क्यों करना है। डायग्नोज करो विच फेसिट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर, जो सही है जो सही नहीं है, किनको चेंज करना है। फिर क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज, सारी ऑर्गेनाइजेशन को चिल्ला चिल्ला के बताओ कि आप चेंज करना चाह रहे हो, क्यों चेंज करना चाह रहे हो, क्या रीजंस हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबको कम्युनिकेट करो विजन को, ताकि सब क्या करें, कंसाइड, सब आपस में कंसाइड करें, एक ही थॉट प्रोसेस रहे सबका, सारी ऑर्गेनाइजेशन सही स्टेप्स में एक्शंस डाले। लास्ट में है इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। तो एक बार जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये नीड है, चेंज इसलिए करना है, सबको बता दिया, शेयर्ड विजन क्रिएट कर लिया, अब आप एक्चुअल में स्टेप्स कर सकते हो जिससे आपका चेंज वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन स्टेज है, आपको कुछ एक एक्शंस करने हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वापस से पुरानी चीज़ों में शिफ्ट ना हो जाए, और इसको आपको रेगुलरली मॉनिटर भी करना है। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेप्स बता दो इनिशिएट करने के स्ट्रेटजिक चेंज, तब आप ये 3 स्टेप लिख के आओगे। और अगर कर्ट लेविन साहब का मॉडल आया, स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोला लेविन या कर्ट लेविन, तभी आप यहाँ पे ये वाले 3 स्टेप्स लिखोगे। तो यहाँ पे है 3 स्टेप्स, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, कहीं ना कहीं वही देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ चेंजेस होने चाहिए, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, सबको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करो कि हमें चेंज करना है, सबको चिल्ला चिल्ला के बताओ, अवेयर करो लोगों को कि नेसेसिटी फॉर चेंज क्या है, सबको प्रिपेयर करो चेंज के लिए। फिर आप चेंज करो नई सिचुएशन पे, जिसमें आप बिहेवियर सबके चेंज करोगे, पैटर्न्स रीडिफाइन करोगे। इसके बेसिकली 3 मेथड्स हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस में आप स्ट्रिक्टली रीइंफोर्स करते हो कि हम जो बोल रहे हैं नए कल्चर में शिफ्ट हो जाओ। आइडेंटिफिकेशन में आप रोल मॉडल्स क्रिएट कर दोगे कि ये आपके रोल मॉडल्स हैं, इनको देख के आप चेंज कर जाओ। इंटरनलाइजेशन में आप दोस्त लोगों को बोलते हो कि भाई साहब जब अंदर से फीलिंग आए ना तब चेंज कर लेना, तो वो हो गया इंटरनल चेंजिंग। तो ये 3 हेडर्स हो सकता है आपसे पूछ ले। तो अगर कर्ट लेविन आया, आप इसके हेडर्स कर जाना, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, फिर बाद में रीफ्रीजिंग, जिसमें आप न्यू बिहेवियर को नॉर्मल वे ऑफ लाइफ कर देते हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ परमानेंट चेंज, और इसको आपको कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करते रहना है। तो ये 3 हैं, ये अलग है, ठीक है, और जो आपके पास नॉर्मल है स्टेप्स वो अलग है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नॉर्मल स्टेप्स का आया तो आप ये वाला आंसर लिखोगे, और अगर कर्ट लेविन वाला आया तो आप ये वाला आंसर लिखोगे। क्लियर है? चलो अब आओ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे और चेंज मैनेजमेंट पे, जो नया टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आने के हाई चांसेस। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यूजिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। मान के चलो अभी आप मैनुअली काम कर रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकली बना रहे थे, बट अभी आपने यूज़ करना शुरू कर दिया SAP और एकल, नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपना काम करना शुरू कर दिया। या तो आपने प्रोसीजर्स चेंज किए, या फिर आपने कुछ नई गुड्स और सर्विसेज भी लॉन्च करी। एग्जाम्पल आपका जोमेटो, उबर, ओला, वो नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही तो अपने गुड्स को लॉन्च कर पाए, सर्विसेज को लॉन्च कर पाए, तो उसको भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अच्छा, आपके सिलेबस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या है, चेंज मैनेजमेंट, कि कैसे आप इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप चेंज मैनेजमेंट लेके आ सकते हो। अच्छा,
अब आपके सिलेबस में है एक तो इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कि आपका पहले तो देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर आप देखो कि करंटली आप कहाँ खड़े हो, कि आज की डेट में मान के चलो आप एक्सेल बना रहे हो, अच्छा आपको जाना है एसएपी पे, तो ये आपका गोल हो गया, ठीक है। करंट स्टेट है एक्सेल, फिर इन दोनों का गैप देखो, लो जी गैप तो बहुत ज़्यादा है, फिर आप धीरे धीरे एक स्ट्रेटजी बनाओ, रोड मैप फॉर चेंज करो कि कैसे आप चेंज को इम्प्लीमेंट करोगे, लास्ट में फिर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट और मैनेज कर दोगे चेंज। तो 4 एलिमेंट्स, पहले देखो करंट स्टेट क्या है, फिर आप देखो पहले बनाओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आपके क्या करना चाहते हो, फिर देखो करंट स्टेट, करंट क्या यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों के गैप देखो, फिर एक रोड मैप फॉर चेंज बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दो। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क। तो क्वेश्चन ये है, बट इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे वो स्टेप्स रहते हैं। पहले आप देख लो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनको लेके आओ, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और मॉनिटर करो चेंजेस को, चेंजेस ऐसे करना कि वो सेफ रहें, सक्सेसफुल आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट टू मैनेज चेंजेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट टू मैनेज चेंजेस। तो एक बार आप इसको पढ़ोगे, इसमें से भी हो सकता है आपको अच्छे से वो टॉपिक जज कर ले। तो दोस्तों अब आओ अगले क्वेश्चन पे, जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में ये टेस्ट हो जाए। इस बारी आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया, कुछ नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लगाई, एग्जाम्पल एसएपी लगाया, तब ये चेंज मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो हमने देखा कि जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया, मान के चलो पहले एम्प्लॉयज़ एक्सेल यूज़ कर रहे थे, बट अब उन्हें हमने बोलना है कि एसएपी यूज़ करो, तो उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई पहले आप एक्सेल कर रहे थे, अब हम एसएपी करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए चेंज हो गया एक्सेल से एसएपी आना। आप खुद देखो, आप भी तो डेली लाइफ में चेंज से कई बार भागते हो, आप कह रहे हो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसे ही आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो एम्प्लॉयज़ कई बार यहाँ पे भागते हैं चेंज से, तो उनको सिखाने के लिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए, यही मेन रोल है हमारी चेंज मैनेजमेंट का इनटू दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, तब पहले आप एक आधी लाइन में लिखोगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जैसे हमने देखा कि कुछ नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लेके आना, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लेके आना, ताकि आप अपने नए प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर पाओ, कुछ अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में लॉन्च कर पाओ। या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आए आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए ये वाला, तो फिर आप ट्राई करना कि ऐसी वर्डिंग में लिख के आओ, क्योंकि आपको पता है आईसीआई को अपने आंसर्स काफ़ी पसंद आते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर्स। तो वही बात है, बस इन्होंने बात को समझाने का तरीका बदल दिया। फिर आप एक लाइन में चेंज मैनेजमेंट लिख दोगे, उसकी डेफिनेशन कि चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया। इसके बाद आप लिखोगे कि एक प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू। क्या फायदे हैं चेंज मैनेजमेंट के? अच्छा, एक बार दोस्तों इस डायग्राम पे आओ, आपको इसी से बता देता हूँ। मान के चलो अभी हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, अब हमें जाना है एसएपी पे। तो ये तो हो गया आपका गैप, कि क्या गैप है, ये हमने एलिमेंट्स में कवर किया था। देखना ये जो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि हमें जाना है एसएपी पे, हम खड़े हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे हमने देखा गैप क्या है, फिर उसके लिए हमने रोड मैप फॉर चेंज बनाया कि कैसे आप यहाँ पे एक्सेल टू एसएपी जा सकते हो, फिर उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल, तो यही उसके फ़ायदे भी हैं। देखना, स्पेसिफाई द पैरामीटर्स एंड गोल्स। चलो क्या गोल है आपका वो बताओ। फिर डिटरमाइन विच प्रोसीजर एंड टूल्स नीड टू बी मॉडिफाइड। तो वही बात है कि अभी हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ जाना है, देखो कि आपको क्या क्या मॉडिफाई करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये आपको चेंज मैनेजमेंट हेल्प करती है। अच्छा, फिर एक प्लान बनाओ, जिस उधर हमने रोड मैप फॉर चेंज बोला था, यहाँ पे उन्होंने प्लान बोल दिया, तो चीज़ सेम है, थोड़ी बहुत वर्डिंग इधर उधर कर दी। फिर इन्वॉल्व स्टाफ मेंबर्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जैसे आपने आगे पढ़ा था ना, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू करो, लोगों को भी लेके आओ इन द प्रोसेस। लास्ट में ट्रैक करो प्रोग्रेस, और अगर करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वही प्रोसेस है। इस डायग्राम को चाहिए तो आप एक बार ड्रॉ कर लो, इससे आपके आंसर्स यहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर है?
अब जो मेन क्वेश्चन आ सकता है आपका एक और, ये मेरे को लगता है बेस्ट कंटेंडर है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो इसको तो आप अच्छे से याद करके जाओगे। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग या नेविगेटिंग चेंजेस इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, तब आप ये 5 पॉइंट्स लिख के आओगे जो आपकी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या फिर स्ट्रेटजीज हैं टू मैनेज चेंज। अच्छा, तो इसका कोड वर्ड है अपना TNNDC, यानी कि तमिलनाडु की टीम, IPL चल रहा है आजकल, तमिलनाडु की टीम वैसे तो चेन्नई वाली है, बट इनका मुकाबला किसके साथ है? DC के साथ है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस तमिलनाडु की मुकाबला है DC के साथ, वरना आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले बिगिन एट द टॉप, कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप रोल है, उनको यूनाइटेड होना चाहिए, उनके अंदर क्लियर विजन होना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर इंश्योर दैट चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड, कि अगर आप चेंज लाना चाह रहे हो, ऐसे नहीं तुरते फिरते चलो आज चेंज कर देते हैं, नहीं, वो चेंज नेसेसरी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ स्ट्रेटजीज को मीट करना है, कुछ एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है, उसके लिए चेंज ज़रूरी है और डिजायर्ड है। ठीक है, तो एक बार आप देख लो कि आपकी करंट स्टेट क्या है, कहाँ पे आप खड़े हो, एग्जाम्पल एक्सेल, और आपको कहाँ जाना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ आपकी वैल्यू ऐड हो सकती है। तो इसमें आपको एम्प्लॉयज़ को भी यूज़ करना है ताकि उनका भी बाय इन हो जाए। तो वही चीज़ें हैं, बस उनको बताने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर रिड्यूस डिसरप्शन, कि चेंजेस धीरे धीरे करो, एक ही दम झटका नहीं मार देना, आज एक्सेल कर रहे थे चलो कल से सब SAP करेंगे, नहीं, ऐसे आपके एम्प्लॉयज़ नाराज़ हो जाएंगे। तो उनको धीरे धीरे से चेंजेस करो, थोड़े थोड़े चेंजेस स्लोली करो ताकि वो एडजस्ट हो पाए। रिड्यूस करो डिसरप्शन, उनको कम्युनिकेट करो अर्ली कि हम ये चेंजेस करने वाले हैं, ये चेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं, कि हम SAP यूज़ करेंगे, और उनको सिखा भी तो दो, बेचारों को आता थोड़ी SAP चलाना, उनको तो एक्सेल चलाना आता है, तो उनको यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी दोगे। रिड्यूस डिसरप्शन। फिर इंकरेज कम्युनिकेशन, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को बोलो भाई साहब कुछ डाउट्स हैं, कुछ फीडबैक हैं, पूछो आके, अगर आपके कुछ एक कंसर्न्स है पूछो, कम्युनिकेट करो ताकि आप अच्छे से एडजस्ट हो पाओ। उनको करो कि आस्क करें क्वेश्चंस, प्रोवाइड करें फीडबैक। इंकरेज कोलैबोरेशन, ताकि उनका जो डर है वो अंदर से ख़त्म हो जाए। लास्ट में रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज़ द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन, कि ऐसा नहीं है कि चेंज एक ही बार करना है, ये चेंज हो सकता है फिर से करना पड़े, कल को SAP हम कर रहे हैं, SAP की जगह कुछ नया आ जाए वो करना पड़े, तो ऐसे चेंजेस चलते रहते हैं। इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोजेक्ट बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स हैं। तमिलनाडु का मुकाबला DC के साथ, ठीक है, कैसे याद करोगे? बिगिन एन द टॉप, टॉप से आ गया तमिलनाडु, ठीक है, चेंजेस नेसेसरी N, ठीक है, रिड्यूस डिसरप्शन D, इंकरेज कम्युनिकेशन C, और आपका चेंज इज द नॉर्म N, ठीक है। तो ऐसे करके सबसे पहले बिगिन एट द टॉप ये देख लो, फिर इंश्योर दैट चेंज इज नेसेसरी, उसके बाद रिड्यूस डिसरप्शन, फिर इंकरेज कम्युनिकेशन, और लास्ट में आपका पॉइंट है रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म। तो ये 5 हेडर्स आप याद करके जाओगे। अंदर के कीवर्ड्स एक बार पढ़ के जाना, याद रह गए, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, ये भी वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स है, 5 मार्क्स के लिए हो सकता है आपको आ जाए। की स्ट्रेटजीज टू नेविगेट चेंजेस इफेक्टिवली ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये था स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए, तो ये वाला आंसर लिखोगे, तमिलनाडु DC वाला। अच्छा, और अगर अकेला क्वेश्चन आया तो आप ये वाला लिखोगे। इसमें इन्होंने ऐसा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस नहीं लिखा, हमारी ऐसी ही है, कुछ भी करते हैं तो आपको भी अलग अलग आंसर्स याद करने हैं। इसका कीवर्ड OCR GT, OCR है जिसमें आप अपने MCQs भरते हो, उसका मुकाबला GT से करवा दिया। IPL चल रहा है दोस्तों, क्या करें? तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, OCR का मुकाबला GT से अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का है तो तमिलनाडु का मुकाबला DC के साथ है, ठीक है। चलो इसका आप देखना, पॉइंटर्स मोर और लेस सेम ही है, बस वर्डिंग्स का इधर उधर फर्क है, आपको वही ध्यान रखना है। स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे SAP करना चाह रहे हैं, सबको बताओ कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या इंटेंडेड आउटकम है, ताकि सब अलाइंड रहें। अच्छा, ऑलवेज कम्युनिकेट, सबको बता के रखो, चिल्ला चिल्ला के बताओ कि हम चेंज करने वाले हैं, सब तैयार हो जाओ।
बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, पहले ही तैयार हो जाए, इन्होंने मानना मुनना है नहीं, एम्प्लॉयज़ ने, आलसी एम्प्लॉयज़ हैं कहीं के, ये नहीं सुनते हमारी, तो पहले से ही तैयार हो कि रेजिस्टेंस आएगा, अपनी कंपनी को, अपनी स्ट्रेटजी को ऑलरेडी तैयार करके रखो ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, हौले हौले धीरे धीरे चेंजेस करनी है, एक ही बार एम्प्लॉयज़ के सिर पे थोड़ा नहीं मारना, चलो कल से SAP यूज़ करो, नो, उनको धीरे धीरे कराएंगे। लास्ट में ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, भाई उनको सिखा भी दो, उनको कौन सा SAP आता है, क्लियर है। चलो तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो OCR का मुकाबला GT के साथ। अच्छा, O से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लो कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। C से कम्युनिकेट करो, सबके बता के रखो। R से रेडी फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ सकता है, कुछ भी होगा। G से चेंजेस ग्रेजुअली करना, हौले हौले धीरे धीरे, याद है दोस्तों। और लास्ट T है आपका ट्रेनिंग के लिए, तो आप उनको ट्रेनिंग भी दोगे। OCR GT, O से ऑब्जेक्टिव्स, C से कम्युनिकेट, R से रेजिस्टेंस, G से ग्रेजुअली, T से ट्रेनिंग। तो ऐसे करके आपके ये 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आया, भगवान से शुक्र मनाना, अपनी OCR को याद करना, GT से उसका मुकाबला करवा देना, 5 मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे यहाँ से कवर हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब इसके बाद फाइनल स्टेज शुरू हो जाता है आपका स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसमें मेजरली आपके पास 2 टॉपिक्स रहते हैं। एक तो SPM का टॉपिक जो इस अटेम्प्ट में हो सकता है इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अच्छे से कराऊंगा। एक कंट्रोल वाला टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। चलो अब दोस्तों SPM क्या है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। मान के चलो आपने स्ट्रेटजी लगाई, काम करना शुरू कर दिया, इंप्लीमेंटेशन कर दिया, सब हो गया, बट अब उसको मेजर भी तो कर लो कि आपने जो सोचा था क्या वो अचीव हो पाया। जैसे ROI परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर सेल्स कितना है। तो ये सब मेजर्स ही तो हैं जिससे आप मेजर कर पा रहे हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, तो ये की इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को, जो आप स्ट्रेटेजिक गोल्स की तरफ, क्या आपका ट्रैकिंग प्रोग्रेस है, क्या आप उसी रास्ते में चल रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ परेशानी तो नहीं है। अगर है तो कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अगर चाहिए तो वो ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ SPM का, इसको एक बार देख लो। फेमिसाइड इसका कीवर्ड है, जैसे मर्जी याद करो, दैट इज योर चॉइस। मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ SPM क्या है। एक तो फाइनेंशियल मेजर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपने अकाउंट्स P&L में पढ़े हैं। रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ROI क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। चैप्टर नंबर 3 ऑफ FM, वहाँ पे भी तो ये पढ़ते हैं, बिल्कुल। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स, कस्टमर्स हमारा भगवान है तो उसको तो खुश रखना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ उसके मेजर्स कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है, कस्टमर रिटेंशन क्या है, कस्टमर लॉयल्टी क्या है। अच्छा, फिर कुछ मार्केट रिलेटेड मेजर्स कि हमारा मार्केट में शेयर कितना है, कस्टमर एक्विजिशन कितना कर रहे हैं, जो मार्केट के रिलेटेड मेजर्स हैं। फिर एम्प्लॉय मेजर्स, अब फिर एम्प्लॉयज़ का भी तो ख्याल रखो दोस्तों कि एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाइड हैं, उनका टर्नओवर रेट क्या है, उनके मेजर्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इनोवेशन मेजर्स कि आपका जो R&D डिपार्टमेंट है वो देखो वो क्या कर रहा है, कितने नए पेटेंट्स लॉन्च हुए, कितने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज आए, तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। फिर लास्ट में है इन्वायरमेंटल मेजर्स कि जिसमें सांस ले रहे हो, कुछ क्लाइमेट का भी सोच लो, कुछ कार्बन फुटप्रिंट का भी सोच लो, तो यहाँ पे ESG की बात की जा रही है, वेस्ट रिडक्शन की बात की जा रही है, वाटर कंजम्पशन की बात की जाती है, तो वो हो गए इन्वायरमेंटल मेजर्स। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि व्हाट इज SPM, तो आप 1-2 लाइनों में वो कीवर्ड्स लिख दोगे, और व्हाट आर टाइप्स ऑफ SPM। तो टाइप्स आए आप ऐसे लिख सकते हो, फेमिसाइड से याद कर सकते हो, वरना डायरेक्टली भी याद कर लो। आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके रिगार्डिंग फाइनेंशियल, कस्टमर, ठीक है, फिर एम्प्लॉयज से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और आपका इनोवेशन से रिलेटेड। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको नहीं यूज़ करना मत करो, वरना उसको यूज़ करके भी आप याद कर सकते हो। चलो फिर दोस्तों MCQ में आ सकता है कि ट्रिपल बॉटम लाइन, कि आज के दिन में तो हम सिर्फ P&L की तरफ ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन बोलता है कि आप पीपल और प्लेनेट पे भी ध्यान दो, प्रॉफिट पे तो आप देते हो, ठीक है, बट इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान दो। ICA ने आपके सिलेबस में इतना ही रखा है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर एक क्वाड्रपल बॉटम लाइन भी है, इसने एक और P ऐड कर दिया, पर्पस। तो एक बार आप पढ़ के चले जाना, MCQ में अगर आया तो आप इसको कवर कर लोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ SPM, या फिर SPM क्यों एसेंशियल है।
सबसे पहले तो गोल अलाइनमेंट, कि आप अपने गोल से अलाइन कर पाओ, कि सबको पता चले कि हमारा ROI परसेंटेज 20% होना चाहिए, 18% होना चाहिए, सब उसी दिशा में काम करें। फिर रिसोर्स एलोकेशन, कि आपको ताकि पता चले कि आपका मेन गोल क्या है। अगर तो मेन गोल पैसा कमाना है तो ठीक है, एनवायरनमेंट का नुकसान होता रहे, आप अपने फाइनेंशियल मेजर्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। बट अगर आपके लिए एनवायरमेंटल मेजर्स भी ज़रूरी हैं, वेस्ट रिडक्शन, क्लाइमेट कंट्रोल, तो फिर आप अपने रिसोर्सेज को वैसे भी एलोकेट करोगे, कुछ एक ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस लेके आओगे, सोलर पावर प्लांट्स लगाओगे, तो बेसिकली उसी हिसाब से आप अपने यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे। फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि जैसे अगर आपने सोचा कि 20% ROI होना चाहिए, एक्चुअल में 18% आया, तो आपको कुछ एक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कुछ एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि आप अपने रिजल्ट्स अचीव कर लो। लास्ट में है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, तो आप जो आपके अदर स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर, कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडीज, उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आप ये मेजर्स दे सकते हो। लो जी, ये मेरा ROI, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा कस्टमर रिटेंशन रेट, तो ऐसे करके आप एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स आप 4 हेडर्स याद करके जाना। इंपॉर्टेंस या फिर वाई एसेंशियल, तो याद करने के लिए कार जी, जो आपकी कार है उसको इज्जत दो, जैसे पार्ले जी को इज्जत देते हो, कार जी को इज्जत दो। अच्छा, कार। सी से दोस्तों कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहोगे। ए से आपके पास अकाउंटेबिलिटी, जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है उसका ध्यान रखना। आर से रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एलोकेशन, और जी से है गोल अलाइनमेंट। क्लियर है? चलो, कार जी क्या है दोस्तों? सी से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ए से अकाउंटेबिलिटी, आर से रिसोर्सेज और जी से गोल। क्लियर है? चलो, SPM टॉपिक इस पे एक और क्वेश्चन है, चूजिंग द राइट SPM, तो ये भी ICA पूछ सकती है कि कैसे आप चूज करोगे, आपके लिए राइट SPM क्यों है, कौन है। अब देखो यहाँ पे कितनी तरह के SPM है, ये टाइप्स ऑफ SPM पहले हमने कितने सारे पढ़े। अब ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे SPMs पे ध्यान थोड़ी दे सकती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो ये देखे कि कौन कौन से SPM उसके लिए राइट है। तो उसको चूज़ करने के लिए हमें अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ पे आप रक्त की बात करोगे। अच्छा, रक्त याद कर लिया, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। राइट SPM कहाँ से आएगा? आपके खून से आएगा, रक्त से आएगा। आर से दोस्तों रेलेवेंस, कि जो भी आप SPM ले रहे हो वो आपके लिए रेलेवेंट हो, जिस SPM को आप देख रहे हो उसका डेटा अवेलेबल हो। एग्जाम्पल सेल्स, इसका डेटा अवेलेबल है P&L में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपने एक और SPM बनाया, कस्टमर रिटेंशन। अब आप कस्टमर का कुछ डेटा रखते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि कितने नए कस्टमर, कितने पुराने कस्टमर, कस्टमर रिटेंशन क्या है, कितनी है। तो फिर अगर आपने इसको SPM बना भी लिया, इसका डेटा ही नहीं अवेलेबल दोस्तों, तो कैसे SPM निकालोगे? इसीलिए डेटा अवेलेबल होना ज़रूरी है। अच्छा, एक मैनेजर आया, वो बोलता है डेटा नहीं अवेलेबल, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, 50% मान के चलो कस्टमर रिटेंशन रेट है, तुक्का मार दिया। तो उसने क्या बोला? डेटा लो जी, अवेलेबल करा दिया। बट फिर उन्होंने बोला भाई इसकी क्वालिटी भी तो चेक कर लो, कि क्वालिटी अच्छी हो, जहाँ से आपके पास सोर्स ऑफ डेटा आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए, और टाइमलीनेस अवेलेबल पे अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आपको डेटा मिल रहा है, तो 1 साल बाद की परफॉर्मेंस को मेजर करके क्या करोगे? तब तो बिजनेस फिर से चेंज हो गया। तो आपको अप टू डेट रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। क्लियर है? रक्त, दोबारा याद कर ले, रक्त। आर से रेलेवेंस, ए से डेटा अवेलेबिलिटी, क्यू से उसकी क्वालिटी, टी से उसकी टाइमलीनेस। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपके रक्त से बहुत आराम से याद हो जाएंगे। चलो, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कंट्रोल का। कंट्रोल क्या है दोस्तों? कि मान के चलो आपने अब सब कर लिया, अब आपने परफॉर्मेंस भी मेजर कर ली। अब आप देखोगे कि कैसे आपको अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है, कि हम क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हमें कुछ एक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या हमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में कुछ चेंजेस करने की तो नहीं ज़रूरत, या फिर अगर सब कुछ अच्छा भी चल रहा है तो आप फ्यूचर के लिए यहाँ से लर्निंग्स ले पाओ, कंटिन्यूसली लर्न कर पाओ। डेविएशंस देखो कि जो हमने सोचा था और जो हो रहा है कहीं उसमें कुछ फ़र्क ना हो। एग्जाम्पल कि हमने सोचा था SPM बनाया कि 20% मेरा ROI होना चाहिए, ये फाइनेंशियल मेजर है दोस्तों, बिल्कुल, ये हमने गोल रखा, एक्चुअल में हम 18% पे पहुंच पाए, तो यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ करके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, फिर इसके एक एलिमेंट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहिए तो एक बार आप पढ़ लेना। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछता रहता है,
ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल का फर्क बता दो। तो जो दोस्तों ऑपरेशनल कंट्रोल है वो बिल्कुल लोअर लेवल पे लगा है, जब इंडिविजुअल टास्क होना है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होनी है, तब जो कंट्रोल्स लगे हैं। मान के चलो आपका एचआर है, ठीक है, एचआर को हमने काम दिया कि एबीसी एम्प्लॉय को हायर करना है और एक एक्सवाईजी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो हमने दोनों पे जो कंट्रोल्स लगाए, इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे जो कंट्रोल लगाए वो होते हैं आपके ऑपरेशनल कंट्रोल, बिल्कुल लोअर लेवल के। बट जो हायर लेवल के हैं, मोर एग्रीगेटिव, टॉप मैनेजमेंट लगाती है इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज पे, वो होते हैं आपके मैनेजमेंट कंट्रोल। इसको एक बार आप पढ़ लेना, बार बार इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछती रहती है, ठीक है। फिर लास्ट में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, एक टॉपिक आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है 4 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए, यहां से क्वेश्चन निकलेगा आपका। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के क्या टाइप्स हैं? 4, ठीक है। सिप से आप याद कर लोगे, म्यूचुअल फंड की सिप होती है, बिल्कुल वही सिप की बात की जा रही है। पी से आपके पास प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल क्या है दोस्तों, कि जब आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन किया था तब आपने कुछ एक एजम्पशंस रखी थी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा होगा, वैसे करके हमने स्ट्रेटजी बनाई। बट हो सकता है कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, वैसा रहे ही ना। तो हो सकता है कि अगर चेंजेस आए उस एजम्पशन में, तो आपको यहाँ पे प्रीमाइस कंट्रोल आपका यहाँ पे हिट होना चाहिए। अच्छा, फिर एक है स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, कि ये अनफोकस्ड है, आप एक्चुअल में कुछ नहीं देख रहे, जनरल न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली या लोगों की बातें सुन रहे कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, उधर से हो सकता है कि आपको कुछ एक अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर एक है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, कि जब मान के चलो एकदम से कुछ ऐसा इवेंट हो गया, कहीं आग वाग लग गई या फिर कोविड आ गया, तो जब कुछ ऐसे सडन इमरजेंसीज आई, उस केसेस में आपके ये स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हिट होते हैं। और लास्ट में है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, कि जब आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, जब मेजर आप कन्वर्जन कर रहे हो प्लान्स की इनटू कंक्रीट या फिर एक्शंस, तब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल हिट होगा। क्लियर है दोस्तों? चलो 4 टाइप्स, SSIP, S से आपका स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, फिर स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, I से इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, और लास्ट वाला P आपका प्रीमाइस कंट्रोल। तो SIP से आपके 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स भी हो जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का है। तो अगर अलग से क्वेश्चन आए कि इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या है, तब आप ये लिख के आओगे, इतना ही ज्ञान है, एक लाइन लिख के आओगे इसकी, और यहाँ पे 2 फॉर्म्स बता के आओगे। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल भी 2 तरह का होता है। एक मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट्स, यानी कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, मान के चलो काम शुरू कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दिस टाइम जब काम चल रहा है, आपका मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट्स लगेगा, ये वाला कंट्रोल लगता है। बट मान के चलो एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया, कि जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया, तो एक बड़े माइलस्टोन पे आप एक बड़ा रिव्यू करोगे, ओवरऑल सब कुछ देखोगे कि सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, तब यहाँ पे माइलस्टोन रिव्यू आएगा। क्लियर है? कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है यहाँ पे आपका MST, यानी कि मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, और जब कुछ बड़ा माइलस्टोन आया तब यहाँ पे माइलस्टोन रिव्यू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 5। आई नो मैंने काफ़ी रन थ्रू किया, कुछ टॉपिक्स भी छुड़वाए हैं, बट एक काफ़ी लेंथी चैप्टर है, सारा करवाने जाता तो बहुत टाइम लग जाता। बहुत क्रिस्प मैनर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दिया। चाहिए तो आप इसको एक बार बेस लेके चैप्टर नंबर 5 को कवर कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो हमने छुड़वाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको भी ट्राई करो कि आप पढ़ के जाओ, बट अगर आप सिलेक्शन में जा रहे हो कि आपको कुछ कुछ एरियाज करने हैं, तो जितना मैंने अभी चैप्टर 5 में कराया उतना आप करके जाओ। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से क्वेश्चन आए, बट स्टिल इसकी कोई गारंटी नहीं है। ICAI क्या करेगी, नो वन नोज। दिस इज़ अ हाई लेवल आइडिया, वी कैन ट्राई एंड होप फॉर द बेस्ट कि क्वेश्चन इसी में से आए जिसकी हमने तैयारी की है। बाकी तो जो होगा ICAI के हाथ में है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और तैयारी CA की करते रहिए। बाय बाय।